हेलो साथियों, मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। आज हम चर्चा करेंगे आज़ाद हिंद फौज की। आज़ाद हिंद फौज, जिसे सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाता है, या यूं कहें कि आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस दोनों एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं तो भी अनुचित नहीं होगा। लेकिन इस आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई? क्या इसका पहली बार गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया या इसकी स्थापना पहले भी हो चुकी थी? तो देखिए, सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने 29 अक्टूबर 1915 को ही अफ़गानिस्तान में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। तो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। मूल रूप से उस वक्त यह आज़ाद हिंद सरकार की सेना थी, जिसका लक्ष्य अंग्रेज़ों से लड़कर भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बाद आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार मोहन सिंह के दिमाग में आया। मोहन सिंह, जो ब्रिटिश सेना में एक भारतीय सेना के अधिकारी थे, लेकिन मोहन सिंह के बारे में बात करने से पहले हम रास बिहारी बोस के बारे में बात कर लें। तो देखिए, रास बिहारी बोस, जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस को जर्मनी से शीघ्र अतिशीघ्र जापान आने का निमंत्रण दिया था और आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभालने का कार्य दिया था। तो ये रास बिहारी बोस थे कौन, जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस को जापान आमंत्रित किया? तो देखिए, रास बिहारी बोस एक राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे जिनका संबंध गदर पार्टी से था। गदर पार्टी, जिसका संबंध 1915 से है। गदर पार्टी की योजना 1915 में भारतीय सैनिकों को उकसाकर ब्रिटिश सेना के विरुद्ध करना था। इस विद्रोह के लिए 21 जुलाई 1915 की तिथि तय की गई थी, लेकिन एक सैनिक द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों को इसके बारे में सूचना देने से गदर पार्टी की यह योजना विफल हो गई। गदर पार्टी के बहुत से नेता पकड़े गए, लेकिन रास बिहारी बोस वहाँ से भागकर जापान आकर वहाँ के नागरिक बन गए। अब देखिए, जापान में आके उन्होंने क्या किया। इसी दौरान द्वितीय विश्व युद्ध 1942 में, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में जापान की सहायता से टोक्यो में रास बिहारी बोस ने भारत को अंग्रेज़ों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA नामक सशस्त्र सेना का गठन किया। लेकिन हम ये पहले ही बता चुके हैं कि इसकी स्थापना के विचार सर्वप्रथम मोहन सिंह के दिमाग में आया। इस सेना के गठन में कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस तथा निरंजन सिंह गिल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। दिसंबर 1941 में जापान ने उत्तरी मलाया पर आक्रमण कर ब्रिटिश सेना, जिसमें भारतीय सैनिकों की संख्या बहुत अधिक थी, को परास्त कर सैकड़ों सैनिकों को बंदी बना लिया। लेकिन कप्तान मोहन सिंह और कुछ अफसरों तथा सैनिकों के साथ भाग गए, परंतु अंत में विवश होकर अपने साथियों सहित जापानियों के हाथ में आत्मसमर्पण करना पड़ा। वहाँ के एक सिख साधु ज्ञानी प्रीतम सिंह और जापानी
फौजी अधिकारी मेजर फुजीहारा के समझाने बुझाने पर मोहन सिंह भारत की स्वतंत्रता के लिए जापानियों के साथ मिलकर लड़ने को तैयार हो गए। 15 फरवरी 1942 को सिंगापुर का भी पतन हो गया और जापानियों ने लगभग 40,000 भारतीय सैनिकों को बंदी बना लिया। विंस्टन चर्चिल ने इस विफलता को ब्रिटिश इतिहास का सबसे बड़ा डिजास्टर कहा है। अब देखिए, इन सभी भारतीय बंदियों को कप्तान मोहन सिंह के सुपुर्द कर दिया गया। मोहन सिंह ने इन्हीं बंदियों को लेकर INA आज़ाद हिंद फौज की नींव डाली। आगे बैंकॉक सम्मेलन में इन्हीं सैनिकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कप्तान मोहन सिंह, मोहम्मद अकरम खां, लेफ्टिनेंट कर्नल NS गिल ने प्रवासी भारतीयों का प्रतिनिधित्व किया था। 1 सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज की नियमित स्थापना की गई। 28-30 मार्च 1942 राजनीतिक सवालों पर विचार करने के लिए रास बिहारी बोस की पहल पर टोक्यो में प्रवासी भारतीयों का एक सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में भारतीय अधिकारियों की देखरेख में भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज गठित करने का निर्णय लिया गया। इस सेना का उद्देश्य भारत की मुक्ति के लिए संघर्ष करना था। यह भी तय किया गया कि जापान अधिकृत एशियाई प्रदेशों में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की जाए और प्रवासी भारतीयों को इसका सदस्य बनाया जाए। जून 1942 में बैंकॉक में प्रवासी भारतीयों का पूर्ण प्रतिनिधि सम्मेलन करने का भी निर्णय लिया गया। टोक्यो सम्मेलन के निर्णयानुसार वर्मा, मलाया, शाम, हिंद चीन, फिलीपींस, जापान, चीन, बोर्निया, जावा, सुमात्रा, हांगकांग आदि के सब प्रवासी भारतीयों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बैंकॉक में 23 जून 1942 को बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। बैंकॉक में भारतीय सेना के प्रतिनिधि थे कप्तान मोहन सिंह, मोहम्मद अकरम, लेफ्टिनेंट कर्नल NS गिल शामिल थे। ये ब्रिटिश भारतीय सेना का एक हिस्सा थे जिन्हें जापान ने दिसंबर 1941 में पराजित कर आत्मसमर्पण करने को मजबूर किया था। प्रवासी भारतीयों का प्रतिनिधित्व किया था KP मेनन, N राघवन, SC गोहो, NK अय्यर। ये सभी मलाया के प्रसिद्ध वकील थे। इनके अलावा स्वामी सत्यानंद पुरी और ज्ञानी प्रीतम सिंह भी इस सम्मेलन में प्रवासी भारतीयों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इस सम्मेलन ने स्वाधीनता युद्ध चलाने और स्वाधीनता आंदोलन के संबंध में सारे जरूरी कामों को पूरा करने के लिए संग्राम परिषद भी गठित की। सम्मेलन में यह भी तय किया गया कि सुभाष चंद्र बोस को इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए यूरोप से बुलाया जाए। 1 सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज INA की नियमित स्थापना की गई। इस सेना के प्रथम डिवीजन में लगभग 1700 अधिकारी एवं सैनिक सम्मिलित थे। आरंभ में इस फौज में जापान द्वारा भारतीय युद्ध बंदियों को ही लिया गया था। बाद में इसमें वर्मा और मलाया स्थित भारतीय स्वयंसेवक भी भर्ती किए गए। प्रारंभ में इस सेना में लगभग 16,300 सैनिक थे, जो आगे जाकर कालांतर में जापान ने 60,000 युद्धबंदियों को आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने के लिए छोड़ दिया था। डिवीज़न
जिसमें सेनापति मेजर जनरल मोहन सिंह थे, उप सेनापति और मुख्य सलाहकार कर्नल एन.एस. गिल थे। गांधी ब्रिगेड में लेफ्टिनेंट कर्नल I.K. कियानी नेतृत्व कर रहे थे। नेहरू ब्रिगेड का लेफ्टिनेंट कर्नल अजीज अहमद खान नेतृत्व कर रहे थे। आज़ाद ब्रिगेड का लेफ्टिनेंट कर्नल प्रकाश चंद्र और नंबर 1 हिंद फील्ड फोर्स का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल J.K. भोंसले कर रहे थे। इसके अलावा कुछ सहायक इकाइयाँ जिनका नेतृत्व हिंदू, मुस्लिम और सिख अधिकारियों को सौंपा गया, इनमें से एक शाहनवाज खां भी थे, जिन पर लाल किले में अभियोग चलाया गया था। इस डिवीज़न को अक्टूबर 1942 तक वर्मा की तरफ जाना था। सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन इसी दौरान जापानी सरकार और सैनिक अधिकारियों के बीच कुछ छुटपुट विवाद हो गया, जिसकी वजह से आज़ाद हिंद फौज को भंग कर दिया गया। तो देखिए, जापानी सरकार और मोहन सिंह के अधीन भारतीय सैनिकों के बीच आज़ाद हिंद फौज की भूमिका के संबंध में विवाद हो गया। आज़ाद हिंद फौज के सामने अनेक कठिनाइयाँ थीं, लेकिन जापान सरकार की ओर से उनके लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं थी। सैनिकों की भर्ती किस तरह की जाए, उनकी कितनी संख्या हो, उनका प्रशिक्षण किस तरह हो के संबंध में कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए थे। सैनिकों की बुनियादी आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो रही थी। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के बार बार अनुरोध के बावजूद भी जापानी सरकार बैंकॉक प्रस्ताव को खुले रूप से समर्थन नहीं दे रही थी। सैनिकों की मांग थी कि सरकार इस सम्मेलन का समर्थन करे, जिससे दुनिया जान जाए कि जापान भारत की स्वाधीनता का समर्थन है और आंदोलन तथा INA अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना सके। लेकिन जापानी अधिकारी चुप रहे। भारतीय सैनिकों में रोष उत्पन्न होने लगा। अब फौज को विश्वास होने लगा कि जापानी सरकार अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए अपनी कठपुतली के रूप में आज़ाद हिंद फौज का प्रयोग करना चाहती है। तो 8 दिसंबर 1942 को लेफ्टिनेंट कर्नल N.S. गिल को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे स्थिति और गंभीर हो गई। मोहन सिंह और मेनन ने अपने साथियों से विचार विमर्श करके जापानी सरकार को सहयोग न देने का निश्चय किया। मोहन सिंह ने जापान सरकार को पत्र लिखकर 23 दिसंबर 1942 तक अपनी नीति स्पष्ट करने को कहा, अन्यथा आज़ाद हिंद फौज अपनी स्वाधीन कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगी। और एक सीलबंद लिफाफे में एक पत्र भारतीय अधिकारियों के नाम रखा, जिसमें लिखा गया था कि यदि वह गिरफ्तार कर लिए जाएं तो आज़ाद हिंद फौज को भंग कर दिया जाए। उन्हें पता था कि उनके पत्र से जापान सरकार उत्तेजित होकर उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। मोहन सिंह का अनुमान बिल्कुल सही निकला। उनके पत्र से जापान सरकार व रास बिहारी बोस दोनों ही नाराज हो गए। रास बिहारी बोस के आदेश से मोहन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और आज़ाद हिंद फौज को भंग कर दिया गया। फूलबाई क्यों बर्तन ने अपनी पुस्तक स्टोरी ऑफ द INA में लिखा है कि मोहन सिंह ने 21 दिसंबर 1942 को ही आज़ाद हिंद फौज को भंग कर दिया था और स्वयं उन्हें 29 दिसंबर 1942 को गिरफ्तार किया गया था। अब रास बिहारी बोस ने भारतीय स्वाधीनता लीग की विभिन्न कमेटियों के प्रतिनिधियों का दूसरा सम्मेलन अप्रैल 1943 में बुलाया। यह सम्मेलन मौजूदा कठिनाइयों का समाधान नहीं कर पाया। अब सभी लोग नेताजी के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। अब हम आगे देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस या नेताजी जर्मनी से
किस प्रकार जापान पहुँचे और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का किस तरह से पुनर्गठन किया और उसकी गतिविधियों को किस प्रकार अंजाम दिया, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।